दोस्तों अभी तक के दो वीडियो के अंदर हम प्रमेय 6.1 और 6.2 को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं प्रमेय 6.3 के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर प्रमेय 6.3 को ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप समरूपता कैसे चेक करते हैं, समरूपता को कैसे चेक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने नोट्स के अंदर इससे पहले एक टॉपिक लिख लीजिए, समरूपता। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुजों की दो त्रिभुजों की समरूपता, ये आप हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ पर इसके अंदर लिखिए कुछ थोड़ा बहुत। इस प्रमेय को एक बार के लिए रहने दीजिए। यहाँ पर दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप दो त्रिभुजों की समरूपता को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पर डी ई एफ है। दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इनकी समरूपता को चेक करता हूँ तो मेरे को दो शर्तें चेक करनी होंगी। पहली शर्त जो है वो होगी हमारे पास, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। यानी कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कोण ए का संगत कोण है कोण डी, तो ये संगत कोण बराबर होने चाहिए। और कोण बी का संगत कोण है यहाँ पर ई। ठीक है, तो कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई के। और कोण सी जो है बराबर होना चाहिए कोण एफ के, क्योंकि कोण सी का संगत कोण कोण एफ है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ए पहली कंडीशन जो बनती है वो कोण ए बराबर होना चाहिए कोण डी के। तो कोण ए बराबर होना चाहिए कोण डी के। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कोण बी जो है कोण ई के बराबर होना चाहिए। कोण बी जो है कोण ई के बराबर होना चाहिए। और कोण जो सी है, यहाँ पर कोण सी दे रखा है, वो बराबर होना चाहिए कोण एफ के। कोण एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। पहली शर्त तो हम ये चेक करते हैं कि ये तीनों कोण जो हैं त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण हैं वो त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये चेक कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं यहाँ पर कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज एबीसी के अंदर देखिए, त्रिभुज एबीसी के अंदर भुजा ए बी। ठीक है, अब ए बी की संगत भुजा यहाँ पर डीई है। ठीक है, तो ए बी भुजा का डीई के साथ अनुपात निकालूंगा मैं यहाँ पर। ए बी भुजा का डीई भुजा के साथ, ए बी भुजा का डीई भुजा के साथ अनुपात कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी के संगत भुजा यहाँ पर ई एफ है, तो बी सी भुजा का ई एफ भुजा के साथ अनुपात निकालूंगा ई एफ के साथ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सी ए भुजा की संगत भुजा एफ डी है, तो यहाँ पर सी ए के बटे में लिखूंगा एफ डी। ठीक है, और ये जो है मेरे पास बराबर आने चाहिए। यानी कि ये दो शर्तें अगर जे ये हमारे त्रिभुज पर पूरी करते हैं, ये दो शर्तों को पूरी करते हैं हमारे ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के। अब यहाँ पर देखिए, यह त्रिभुज, यह जो चिन्ह लगाया मैं यहाँ पर, यह समरूपता को रिप्रेजेंट करता है, समरूपता को। ठीक है, इसका मतलब यह चिन्ह है, ये चिन्ह जो है समरूपता का है। ठीक है, समरूपता का चिन्ह है। यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए एफ के। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर इसका नाम मैंने इस तरह से लिया है कि त्रिभुज ए बी सी। तो इनके संगत नाम जो है यहाँ पर, इसी तरह से मैं त्रिभुज डी ई एफ का नाम लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी इस तरह से नाम लिया है, तो यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ नाम लूंगा, न कि यहाँ पर डी एफ ई। अगर जे यहाँ पर मैं डी एफ ई नाम लेता तो यहाँ पर वो मेरा रॉन्ग मेथड होता और मेरा आंसर गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता को हम इस तरह से चेक करते हैं। ये दो नियम को, दो शर्तों को हम यहाँ पर चेक करते हैं और कह देते हैं, अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो हैं वो समरूप है। ठीक है, तो ये हमारी समरूपता चेक करने के नियम हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर ए समरूपता कसौटी और इसके बाद जो पढ़ेंगे आप एस समरूपता कसौटी और एक एस समरूपता कसौटी पढ़ेंगे। अच्छा, तो इन कसौटियों को क्यों बनाया गया, इनको क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ए ए, ठीक है। और इस ए का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर एंगल, ANGLE, एंगल, ठीक है। और एंगल का हिंदी में मीनिंग हम जानते हैं, एंगल का हिंदी में मीनिंग होता है कोण, ठीक है। तो हमारी समरूपता कसौटी बनती है कोण कोण कोण, कोण कोण कोण, कोण कोण समरूपता कसौटी, ठीक है। तो कोण कोण का मतलब है यानी कि अगर किसी त्रिभुज यानी कि किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो, यानी कि कोण यहाँ पर देखिए ये कोण ए जो है, कोण ए जो है बराबर हो कोण डी के, और कोण बी जो है बराबर हो कोण ई के, और इसी तरह से कोण जो सी है, कोण सी है वो बराबर हो कोण एफ के, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे ये बराबर होने चाहिए। और यह कंडीशन तो हमारी ये वाली है, समरूपता चेक कर रहे थे हम, ये वाली कंडीशन है, ये तो पहली कंडीशन है समरूपता की, ठीक है। अगर इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी या फिर इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हमारी यहाँ पर पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है कि यदि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए समरूपता कसौटी को बनाया गया। अब वो क्यों बनाया गया यहाँ पर, इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन को पहली वाली कंडीशन को लेकर चलेंगे, इस वाली कंडीशन को लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है, सिद्ध करेंगे हम इसको, यानी कि यदि ये वाली कंडीशन आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है समरूप होंगे, ठीक है। अन्यथा हम कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रमेय को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इनको, और अपने प्रमेय को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर प्रमेय को जब मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा तो देखिए, 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब हम इस प्रमेय का यहाँ पर प्रूफ करेंगे, यहाँ पर इसकी उपपत्ति को लिखेंगे। तो उपपत्ति को लिखने के लिए यहाँ पर देखिए उपपत्ति के अंदर हम सबसे पहले दिया है लिखते हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरू करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। अब देखें यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है तो सभी लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया है, यहाँ पर दिया है, हम कैसे पता करेंगे हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस कथन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यहाँ पर क्या दिया गया है, संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये चीज जो है हमें दे रखी है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पर समानुपाती होती हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, पीछे के प्रमेय में भी बताया, यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती है, होते हैं, होता है, होती है, ये सब कुछ दिखते हैं। तो हम यहाँ पर समझ जाते हैं ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, हमें लिखना है। और जो प्रमेय के अंदर है, हो, इस तरह से दिया हुआ हो तो वो हमें दिया है के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये हमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले दिया है में लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, अब देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में हमें संगत कोण बराबर दे रखे हैं, यानी कि संगत कोण ए का संगत कोण डी, बी का संगत कोण ई और सी का संगत कोण एफ, ये बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके लिख देता हूँ। यहाँ पर कोण ए जो है बराबर होगा कोण डी के, और कोण बी जो है बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी जो है बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, तो इनको मैं समीकरण नाम भी दे देता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, और इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1, 2 और 3 दे दिया, क्योंकि इनको मैं आगे जाकर काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो दिया है तो लिखना आसान बात है, यहाँ पर दिया है सभी लिख लेंगे। और इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है के अंदर मैंने आपको बता रखा है क्या लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि यहाँ पर ए बी जो है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी के संगत भुजा डी ई है, बी सी के संगत भुजा ई एफ है, और सी ए की संगत भुजा यहाँ पर एफ डी है। ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात यहाँ पर बराबर होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही अनुपात में होते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी की संगत भुजा यहाँ पर आपको बता दिया है डी ई है, तो ए बी का डी ई के साथ अनुपात निकालूंगा। और इसी तरह से बी सी की संगत भुजा यहाँ पर ई एफ है, तो बी सी की संगत भुजा ई एफ के साथ इसका अनुपात निकालूंगा। और सी ए की संगत भुजा यहाँ पर जो है वो है एफ डी। ठीक है, तो एफ डी के साथ अनुपात निकालूंगा। ये जो है मेरे पास बराबर आने चाहिए, या फिर आप इनको ए सी और डी एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए सी और डी एफ भी लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तो भी सही है यहाँ पर। लेकिन एक भुजा के जिस तरह से आप नाम दे देते हो उसी तरह से आपको नाम चूज करने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर ए सी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर डी एफ हो जाएगा, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और एक और यहाँ पर, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तथा त्रिभुज एबीसी, जो है समरूप है त्रिभुज, यहाँ पर दे रखा है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये भी हमें सिद्ध करना, और समरूपता का चिन्ह यह होता है, अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया है। तो यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ के समरूप ये हमें कथन के अंदर दे रखा है, तो ये भी हमें सिद्ध करना है। तो अब हमारा लगभग यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है का काम हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे, और सिद्ध करना जब हम इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रचना कुछ इस तरह से करूँगा। यहाँ पर देखिए बिंदु डी जो है, इस बिंदु डी से शीर्ष, यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ का शीर्ष है यहाँ पर डी से, और इस डी से भुजा ई डी ई पर, ठीक है, भुजा डी ई पर एक ऐसा बिंदु पी सेलेक्ट करूंगा, इस प्रकार करूंगा कि यहाँ पर देखिए डीपी की जो लंबाई है, ए बी के बराबर होनी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर भुजा डी एफ पर एक बिंदु इस तरह से सिलेक्ट करूंगा कि बिंदु क्यू, इसको नाम दे देता हूं बिंदु क्यू, कि डी क्यू की लंबाई जो है भुजा ए सी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ दो बिंदु लिए हैं भुजा डी ई और डी एफ पर। अब इन बिंदुओं को मिला दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर रचना की है, और इस रचना को मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर देखिए इन डायग्राम्स को नीचे साथ लेकर चलूंगा, ताकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसे सॉल्यूशन को बार बार में ऊपर नीचे ना करना पड़े। ठीक है, आपको यहाँ पर बना एक जगह यहाँ पर बनाकर छोड़ देने, आप बार बार में नीचे मत बनाइएगा। यहाँ पर मैं नीचे इस डायग्राम को ले आता हूँ, और यहाँ पर इसका प्रूफ जो है यहीं से चालू करता हूँ।
यहाँ पर जो रचना की है मैंने, सबसे पहले मैं उस रचना के बारे में लिखूंगा। तो यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर देखिए रचना, और रचना के अंदर जो है मैंने क्या लिखा है, रचना, सॉरी, यहाँ पर रचना मैंने किया कि यहाँ पर देखिए भुजा डीई पर एक बिंदु पी और भुजा डीएफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार लिया है कि डीपी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के। ठीक है, ये इस तरह से मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख दूंगा। तो त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में भुजा डीई, भुजा डीई व डीई व डीएफ, डीएफ, ठीक, डीएफ, डीई व डीएफ पर दो बिंदु, डीई व डीएफ पर दो बिंदु क्रमशः, क्रमशः, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रमशः को ध्यान से यूज करना। आप यहाँ पर अगर क्रमशः लगाया है तो यहाँ पर डीई को मैंने पहले ले रखा है, तो डीई के ऊपर पहले बिंदु पी आ रहा है, ठीक है, तो बिंदु पी लिख दूंगा, ठीक है। और बाद में मैंने यहाँ पर वह यूज किया, तो यहाँ पर वह ही यूज करना है, न कि आपको तथा और ऐसे वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बारीकी से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा इनको। और क्रमशः यहाँ पर लगाकर मैंने डीई पर बिंदु पी है तो बिंदु पी को पहले लिख दिया, ठीक है, और वह फिर आ रहा है तो वह लिख दिया। डी एफ के ऊपर देखिए, डी एफ के ऊपर एक बिंदु क्यू है, कैपिटल क्यू है, ठीक है, इस कैपिटल क्यू को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार है कि, पहले ही बताया था मैंने, इस प्रकार है कि, इस प्रकार, इस प्रकार है कि, अब क्या लिखोगे, इस प्रकार है कि dp बराबर, यहाँ पर देखिए dp बराबर ए बी, dp बराबर, dp बराबर ए बी, ठीक है, dp बराबर है, dp बराबर है ए बी के, ठीक है। और इसी तरह से आप लिखोगे तथा, तथा dq बराबर है, dq बराबर है ए सी के, भुजा ए सी के बराबर है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर देखें डी क्यू बराबर है ए सी के, यहाँ पर पहले ही बता दिया। और यहाँ पर थोड़ी सी रचना के अंदर एक आपको यहाँ पर और बताया था कि इस बिंदु पी को बिंदु क्यू से मिलाना है हमें, बिंदु पी को बिंदु क्यू से मिलाना है, ठीक है। अब बिंदु पी को क्यू से जैसे मिलाया तो वो भी हमें यहाँ पर रचना के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बिंदु पी और बिंदु पी तथा, तथा क्यू को मिलाया, ठीक है, क्यू को मिलाया। तो हम अपनी तरफ से जो भी डायग्राम में ऐड करते हैं या फिर अपनी तरफ से जो भी कुछ करते हैं तो वो यहाँ पर रचना के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना रचना के अंदर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रमेय का थोड़ा प्रूफ जो है लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सस्पेंस बनाए रखना, थोड़ा सा यहाँ पर इसको ढंग से समझना। अगर आपको यहाँ पर समझ में आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये प्रमेय जो है समझ में आने वाली है, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर साथ साथ में चलना। और एक बात और, यहाँ पर आपको अपने नोट्स भी तैयार करते हुए साथ साथ चलने हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर इस पूरे 6th नंबर चैप्टर की यहाँ पर पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है मैंने आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वो मैंने पीडीएफ जो है हाथ से लिख रखी है, आपके लिए लिखी है बिल्कुल, तो उसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ पर रचना लिख चुका हूँ, रचना जो है मैंने कंप्लीट लिख दी है, और इसके बाद हम लिखते हैं प्रमाण, ठीक है। तो इसके बाद शुरू करते हैं हम प्रमाण। अब प्रमाण के अंदर देखिए मैं क्या लिखूँगा। प्रमाण के अंदर मैं यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज यहाँ पर एक डीपीक्यू बन रहा है, त्रिभुज एबीसी और यहाँ पर त्रिभुज एक डीपीक्यू बन रहा है, ठीक है। एक तो ये एबीसी और यहाँ पर एक डीपीक्यू है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लूंगा, तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज, तथा त्रिभुज डीपीक्यू, डीपीक्यू में, ठीक है, इस तरह से लिखूंगा।
DPQ में। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए आपको AB बराबर DP दिख रहा है, AB बराबर DP, ये मैंने रचना के अंदर ऊपर लिख दिया, ठीक है। AB बराबर DP या फिर DP बराबर AB, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB बराबर DP आपको दिख रहा है, और यह मैंने कहाँ से लिखा है, साथ में आपको कारण बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर ये मैंने जो लिया है रचना से, ठीक है, रचना से, ये मैंने ऊपर रचना के अंदर बताया था कि AB बराबर DP है, AB बराबर DP, ठीक है। तो ये मैंने रचना से ले रखा है और इसका कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तथा तथा एक और यहाँ पर देखिए, तथा कोण A बराबर, तो यहाँ पर तथा कोण A बराबर, यहाँ पर देखिए कोण A, कोण A, कोण A बराबर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण D के, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, और ये हमें दे रखा है, दिया है। अब दिया है के अंदर मैं यह लिख चुका हूँ, ठीक है। दिया है के अंदर आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कोण A बराबर D, यहाँ पर हमें संगत कोण बराबर दे रखे थे। अब तो चाहे आप यहाँ पर दिया है की जगह समीकरण 1 से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको समीकरण 1 भी दे रखा है, और आप समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं और या फिर दिया है भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण A बराबर कोण D दिया है, और इसके अंदर देखिए AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, यहाँ पर देखिए AC बराबर DQ, ये दे रखा है हमें, AC बराबर DQ। तो यहाँ पर वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और AC बराबर है DQ के, AC बराबर है DQ के, और ये भी मैंने रचना से लिखा है, रचना से, क्योंकि ऊपर रचना के अंदर मैं फिर से यहाँ पर बता चुका हूँ कि कौन, यहाँ पर देखिए बिंदु Q को इस तरह से लिया कि DQ बराबर AC के, ठीक है। यहाँ पर रचना के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर DQ बराबर AC, तो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अतः त्रिभुज जो है ABC, अतः त्रिभुज ABC है, यहाँ पर त्रिभुज ABC है वो सर्वांग है, सर्वांग है त्रिभुज, त्रिभुज एक और त्रिभुज किस कौन सा लिया था, यहाँ पर DPQ लिया था, ABC और यहाँ पर DPQ, ठीक है। इसी क्रम में आपको नाम भी देने हैं, यहाँ पर DPQ, कहीं उल्टा मत ले लेना, इसका ABC और इसका DQP इस तरह से ले लोगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको एक एक कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए इसका भी कारण लिखना है, ये त्रिभुज सर्वांगसम क्यों हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए AB बराबर DP, AB बराबर DP, और कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, और यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण D दे रखा है, ठीक है। कोण A बराबर कोण D यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है, दिया ऐसे, और AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। अब आप 9th क्लास में यहाँ पर सर्वांग क्षमता पढ़ के आए हैं, तो SAS सर्वांग क्षमता से SAS सर्वांग क्षमता यूज किए, यानी कि एक साइड बराबर हो, यानी कि दो त्रिभुजों की एक भुजा बराबर हो, और दूसरी भुजा यहाँ पर ये वाली बराबर हो, ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण बराबर हो, तो हम SAS सर्वांग क्षमता यहाँ पर लगा सकते हैं। SAS सर्वांग क्षमता से, SAS सर्वांग क्षमता से मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, कारण में लिख दिया। अब ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। अच्छा, ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसका भी कारण आपको देना पड़ेगा, बिना कारण के तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बिना कारण के तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कोण B बराबर कोण P होगा, कोण B जो है वो बराबर होगा कोण P के, यहाँ पर कोण B जो है कोण P के बराबर होगा, और इसी तरह से कोण C जो है बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर इसको दे देता हूँ मैं 4, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ यहाँ पर 5, ठीक है, समीकरण 4 और 5, और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 6, ठीक है।
अब इनका कारण मैंने आपको बताया था कि कारण भी आपको साथ साथ लिखना है। यहाँ पर इसको लिखूंगा मैं CPCT द्वारा, CPCT द्वारा। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं CPCT द्वारा, अन्यथा तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। वो क्या लिखनी पड़ेगी मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों जगह मैं यही लिख देता हूँ CPCT द्वारा, ठीक है। CPCT द्वारा, ये तीनों लाइन मेरे को CPCT द्वारा ही मिली है, ठीक है। CPCT द्वारा ही मिली है। तो ये तीनों लाइन मेरे को CPCT द्वारा मिली हैं। अब देखिए CPCT का फुल फॉर्म यहाँ पर है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है इसका। CPCT का फुल फॉर्म होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको इसका हिंदी में भी बता देता हूँ। यानी कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज, यदि हमारे पास दो त्रिभुज ABC और DPQ, यहाँ पर ABC और DPQ है, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। ये ठीक है। तो ये हमारे यह हम सीधा डायरेक्ट CPCT द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है CPCT द्वारा, अन्यथा तो हमें एक लाइन, लंबी लाइन ऐड करनी पड़ेगी, वो भी हिंदी के अंदर। क्या लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के, या फिर दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं CPCT द्वारा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखें यहाँ पर समीकरण 2 व समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 2 व 5 से, समीकरण समीकरण 2, समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 व 5 से। अब देखिए समीकरण 2 व 5 से तथा समीकरण 3 व 6 से। ये मैंने क्यों लिखा है, अभी एक मिनट के लिए धैर्य बनाए रखें, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर। देखिए कौन समीकरण नंबर, देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 5 से देखिए। पहले इसको देखिए, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 पर जाइए ऊपर। आप समीकरण 2 यहाँ पर बना कर आए हैं। समीकरण नंबर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है। समीकरण 2 के अंदर कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है। और समीकरण 5 में हमें क्या दे रखा है, कोण बी बराबर कोण पी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर तो कह रहा है कोण बी बराबर कोण ई के है। समीकरण 2 तो ये कह रही है, ठीक है। लेकिन समीकरण 5 ये कह रही है नहीं, कोण बी जो है बराबर है कोण पी के। यानी कि ये कोण पी जो है बराबर होना चाहिए हमारे पास कोण ई के। यानी कि ये आगे वाले भी बराबर होंगे, यहाँ पर कोण ई जो है बराबर होगा यहाँ पर कोण पी के। कारण क्योंकि ये दोनों कोण बी के बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मेरे पास एक समीकरण और बनती है यहाँ पर। वो समीकरण क्या है, वो समीकरण है मेरे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोण पी बराबर कोण ई, ठीक है। समीकरण 2 के अंदर देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई के दे रखा रहा, और कोण समीकरण 5 के अंदर कोण बी जो है कोण पी के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो कोण पी बराबर कोण ई के बराबर हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 7 दे दीजिए, यहाँ पर 7 दे, ठीक है। और तथा करके मैंने ये समीकरण 3 और तथा समीकरण 3 और 6 से, ठीक है। समीकरण 3 और 6 को देखिए। अब समीकरण 3 के अंदर देखिए कोण सी बराबर कोण एफ के दे रखा है, कोण सी बराबर दे रखा है कोण एफ के। और इसके अंदर कोण सी बराबर कोण क्यू दे रखा है, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कोण एफ जो है कोण बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, ठीक है। तो कोण एफ जो है बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कोण क्यू जो है इस त्रिभुज के अंदर देखिए कोण क्यू जो है बराबर हो जाएगा कोण एफ के, ठीक है। तो साथ साथ आप डायग्राम को भी देखते चलिएगा, क्योंकि डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। कोण एफ के बराबर होगा। और इसको समीकरण नंबर 8 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 7 और 8 को डायग्राम के अंदर देखिए। मैं डायग्राम को यहाँ पर नीचे फिर से ले आता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है यहाँ पर भी। तो इनको भी मैं उठाकर नीचे ले आता हूँ। अब आप इसके अंदर देखिए, ठीक है। इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कोण P बराबर आ चुका है कोण E के।
कोण P जो है यहाँ पर, कोण P जहाँ बन रहा है उसको देखिए, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखिए कोण P हमारा यहाँ बन रहा है, और कोण E 7, समीकरण 7 के अंदर देखिए कोण P बराबर कोण E, और ये बराबर आ चुका है कोण E के, ठीक है। कोण P बराबर आ चुका है कोण E के, और यहाँ पर कोण Q बराबर आ चुका है कोण F के, तो कोण Q ये बन रहा है और ये बराबर आ चुका है कोण F के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो समीकरण 7 और 8 हुई हैं, ठीक है, ये समीकरण 7 और 8 से हमारे पास ये पी क्यू रेखा जो हमने खींची थी वो समांतर आ चुकी है ई एफ के, ठीक है। हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 व 8 से, व 8 से यहाँ पर पी क्यू रेखा जो है, पी क्यू रेखा है वो समांतर आ चुकी है ई एफ के, ठीक है, ई एफ के। अब यहाँ पर इसका भी यहाँ पर हमें कारण देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कारण हम दे सकते हैं संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कोण P जो है कोण E और के बराबर है, और कोण Q जो है कोण F के बराबर है, यानी कि ये संगत कोण है। यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों समांतर रेखाएं तो ये एक तिर्यक रेखा की तरह ट्रीट करेगी, एक तिर्यक रेखा की तरह व्यवहार करेगी। तो ये जो P कोण बन रहा है और कोण E बन रहा है ये दोनों संगत कोण होंगे, ठीक है। तो कारण में आप लिख सकते हैं संगत कोण, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर, ठीक, ये आप कारण के अंदर दे सकते हैं। अतः अब देखिए यहाँ पर कोण P, यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर, अतः अतः यहाँ पर देखिए dp, dp अपॉन, dp अपॉन PE, dp अपॉन PE, साथ साथ आप डायग्राम के अंदर देखते जाइएगा मैं कौन कौन सी भुजा ले रहा हूँ, ठीक है। बराबर होगा, बराबर होगा dq, dq अपॉन, ये देखिए dq, ठीक है, अपॉन qf, qf, ठीक है। अब हो सकता है किसी को पहले से समझ में आ गया हो, dp अपॉन PE, और बराबर लिखा है मैंने dq अपॉन qf। हो सकता है किसी को पहले से समझ में आ गया हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप प्रमेय 6.1 को पढ़कर आए हैं तो आपको यह पहले से समझ में आ गया, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ गया अगर आपको प्रमेय 6.1 अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपने प्रमेय 6.1 को नहीं पढ़ा है तो यहाँ आपको ये डेफिनेटली समझ में नहीं आने का, डेफिनेटली समझ में नहीं आने का। तो आप प्रमेय 6.1 को पहले समझिए और फिर यहाँ से ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रमेय 6.1 और 6.2 को पहले से ही करा रखा है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर वहाँ पर आप जाकर पहले उनको देखिए, बाद में ही इसको प्रमेय 6.3 को समझिएगा, ठीक है। तो इनका क्रम है थोड़ा सा समझने का, अन्यथा आपको ये प्रमेय जो है समझ में नहीं आने की, ठीक है। तो यहाँ पर कारण यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीपीटी से, बीपीटी से। अब शायद किसी को पहले जो समझ में नहीं आया था वो शायद समझ में आ गया। बीपीटी से यहाँ पर देखिए बीपीटी थ्योरम लगाइए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाइए यहाँ पर, थेल्स प्रमेय, ठीक है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज के समान, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, यानी कि ये देखिए ये हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर पी क्यू समांतर है ई एफ के, यानी कि ये समांतर है, ठीक है। समांतर खींचते हैं, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आप पढ़ के आए हैं प्रमेय 6.1 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये पी क्यू रेखा समांतर खींचे है हमने ई एफ के, तो अन्य दो भुजाएं ये डी ई और डी एफ जो हैं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि मैं डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई निकालूं और यहाँ पर डी क्यू अपॉन क्यू एफ निकालूं तो वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रिक अप्लाई करूँगा, और वो ट्रिक यह है कि सबसे पहले तो मैं इनका व्युत्क्रम कर दूंगा, ठीक है, व्युत्क्रम यानी कि इनको पलट दूंगा, यानी कि ये पीई ऊपर चला जाएगा और डीपी नीचे आ जाएगा, पीई ऊपर चला जाएगा और डीपी नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब यह जो मैंने बराबर के एक साइड किया है वही काम मेरे को बराबर के दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यू एफ को ऊपर भेज दीजिए और डी क्यू नीचे आ जाएगा। तो अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से एक को पलट देते हो और दूसरे को वैसे ही लिख लेते हो तो वो गलत माना जाएगा, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। फिर अगर आप जो पहले के साथ करते हो, पहले के साथ जो व्यवहार करते हो वही व्यवहार आपको दूसरे के साथ भी करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका रूल है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर आप चाहें तो वो लाइन पहले लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, या फिर मैं यहाँ पर कारण में दे दूंगा। ठीक है, तो पी ई अपॉन डी पी आएगा, पी ई अपॉन डी पी, और प्लस में आएगा 1, और बराबर यहाँ पर क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, और इसके भी प्लस में 1 आएगा। यानी कि +1 मैंने इधर ऐड किया है तो मेरे को इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कि जो कुछ मैंने इधर किया है वही इसके साथ भी करना है। ठीक है, तो मैंने +1 दोनों साइड जोड़ दिए। ठीक है, तो यह मैं कारण के अंदर लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में +1 जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, तो आपको कारण साथ साथ बताते चलने हैं। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दिया। अब देखिए इसके अंदर मैं करूँगा यह है कि यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लूँगा यहाँ पर एलसीएम जब लूँगा तो यहाँ पर देखिए डीपी एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे आप एक लगा कर लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम किस तरह से लेते हैं वो मुझे नहीं पता, यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, डीपी यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना था तो यूट्यूब पर कंटेंट भरे पड़े हैं, आप यूट्यूब पर से यहाँ पर एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। यहाँ पर देखिए डीपी, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, और ऊपर पीई, पीई और इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए। इधर यहाँ पर देखिए मैं इसके बट्टे में एक लगा भी दूँ तो यहाँ पर पीई होगा क्रॉस गुणे, और यहाँ पर देखिए डीपी 1 से गुणा होगा तो ये भी डीपी आएगा। ठीक है, तो प्लस में आएगा मेरे पास डीपी, और बराबर यहाँ पर देखिए क्यू एफ, क्यू एफ दे रखा है, और प्लस में यहाँ पर डी क्यू आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर इधर भी एलसीएम लूँगा। ठीक है, डी क्यू आएगा, और इसके एलसीएम में भी मेरे पास डी क्यू आएगा। ठीक है, इसके एलसीएम में मेरे पास डी क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम का काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पर मेरे को डायग्राम की फिर से आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं फिर से डायग्राम को नीचे खिसका कर लाता हूँ और यहाँ पर फिर आपको ये समझाऊंगा। तो इस डायग्राम को पकड़कर मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको ऊपर देखिए, ऊपर बट्टे के ऊपर देखिए पीई प्लस डीपी आ रहा है, पीई प्लस डीपी। अब चित्र के अंदर देखिए पीई प्लस डीपी को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीई प्लस डीपी, यानी कि मैं यहाँ पर एक अलग कलर से लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए पीई, यहाँ पर पीई, और इसके अंदर प्लस हो रहा है डीपी, प्लस हो रहा है डीपी। तो इस डीपी को और इस पीई को दोनों को मिला दीजिए, टोटल कितना बन गया, डीई बन गया। टोटल भुजा कितनी बन गई, डीई। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, डीई। ऊपर रख सकता हूँ मैं इन दोनों की जगह डीई। अब ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ऐसा जब भी आए तो यहाँ पर मेरे को डायग्राम में जाकर देख लेना है। यहाँ पर आपको डायग्राम से ही समझ में आने वाला है। ठीक है, बिना डायग्राम के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डी ई अपॉन डी पी आ जाएगा, और इधर देखिए सेम टू सेम यहाँ पर क्यू एफ, क्यू एफ प्लस डी क्यू। यहाँ पर पहले क्यू एफ को देखिए। ठीक है, पहले क्यू एफ को देखिए, यहाँ पर पहले क्यू एफ भुजा को देखिए। ठीक है, क्यू एफ। अब इसके अंदर ऐड करना है डी क्यू, तो डी क्यू ये रही डी क्यू। अब देखिए अब क्यू एफ और डी क्यू को मैंने ऐड किया तो टोटल कितनी भुजा बन गई, डी एफ बन गई। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं रख सकता हूँ डी एफ। ठीक है, और बटे मेरे पास डी क्यू है, डी क्यू। तो क्यू एफ प्लस डी क्यू की जगह डी एफ आ जाएगा। ठीक है, टोटल भुजा आ जाएगी। तो मेरे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं सिर्फ जो पहले काम किया था वही फिर से करूँगा, इन दोनों को फिर से पलट दूंगा। यहाँ पर मैंने शुरुआत में यहाँ पर इसको पलटा मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इनको पलट दूंगा। तो यहाँ पर डीपी ऊपर चला जाएगा, डीपी चला जाएगा ऊपर, और डीई नीचे आ जाएगा।
डी ई नीचे कर दिया, और इधर देखिए डी क्यू ऊपर चला जाएगा और डी क्यू ऊपर चला जाएगा और डी एफ नीचे आ जाएगा, डी एफ नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास एक ये नई लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि डीपी बराबर किसके था, यहाँ पर डीपी भुजा जो है, डीपी भुजा को देखिए यहाँ पर, डीपी भुजा है वो किसके बराबर थी, डीपी भुजा जो है वो किसके बराबर थी, डीपी भुजा मैंने आपको बताई थी कि ए बी भुजा के बराबर थी, ठीक है। रचना के अंदर आपको ये बताया था। तो यहाँ पर डीपी की जगह ए बी रख सकता हूँ, डीपी की जगह ए बी रख सकता हूँ, और बट्टा के अंदर आ जाएगा मेरे पास डीई, ठीक है, सेम आ जाएगा। और इधर डी क्यू किसके बराबर बताया था, डी क्यू भुजा किसके बराबर बताई थी, तो डी क्यू बताई थी मैंने आपको ए सी के बराबर, रचना के अंदर बताई थी ये भी, ठीक है। तो रचना के अंदर ये भी बताई थी, तो डी क्यू हमारे पास डी क्यू और बटे के, सॉरी यहाँ पर डी क्यू की जगह तो हमारे पास ए सी रख देंगे, यहाँ पर डी क्यू बराबर है ए सी के, तो डी क्यू की जगह तो हम ए सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह मैं ए सी रख दूंगा, डी क्यू की जगह ए सी, और बट्टे के अंदर मेरे पास डी एफ है, ठीक है, वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इसको मेरे पास ये जो नई लाइन है ये मेरे पास, इसको समीकरण नंबर 9 दे देता हूँ, ठीक है। 8 तक ऊपर दे चुके हैं और इसको समीकरण नंबर 9 दे देता हूँ, ठीक है। और इसका भी कारण बताना पड़ेगा, यानी कि ये जो मैंने किया है डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी किया है, तो ये मैंने रचना से किया है, ठीक है, रचना से, यानी कि रचना के अंदर मैंने यहाँ पर बता दिया था कि डी पी बराबर है ए बी के, तो डी पी की जगह ए बी रख दिया और डी क्यू की जगह ए सी रख दिया, ठीक है। तो अब इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार ए बी अपॉन डी ई, इसी प्रकार ए बी अपॉन डी ई आपके पास बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। अब देखिए ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर मैं एक बार के लिए 10 दे देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास कैसे आएगा इसको ध्यान से समझिए। अगर देखिए इस त्रिभुज के अंदर, ऊपर चित्र मैंने बना रखा है, इस चित्र के अंदर देखिए ये जो पी क्यू रेखा खींची है मैंने, इसको मैं इस तरह से न खींचकर इस भुजा ई एफ के ऊपर खींचता, यानी कि इसको मैं डायग्राम के अंदर बना देता हूँ, आप मत बनाना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप मत बनाना इस डायग्राम के अंदर ये लाइन, ठीक है। तो यदि मैं पी क्यू रेखा इस तरह से न खींचकर इस तरह से खींचता, यहाँ पर क्यू बिंदु आ जाता, तो ये देखिए अब आप इस त्रिभुज के अंदर देखिए, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर इस लाइन को बनाने में यहाँ पर मिस्टेक की है। वो मिस्टेक यह है कि इसको थोड़ा सा गलत ढंग से बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस रेखा को मैं यहाँ पर इस तरह से खींचता, ठीक है, इस तरह से खींचता, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। और ये पी क्यू रेखा आ जाती इस बार, ठीक है, पी क्यू रेखा इस तरह से मैं खींचकर इस तरह से बनाता, और ये ऊपर वाला त्रिभुज यहाँ पर बन जाता फिर पी ई क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाकर इसको सोल्व करते तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 10 आ जाती, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको करके देख रखा है पहले ही, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप अलग से करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर दोबारा कराने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा हमारे पास बी सी अपॉन ई एफ क्या आ जाएगा, ठीक है, टोटल भुजा क्या आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सीधा लिखूंगा समीकरण नंबर 9 व 10 से, समीकरण नंबर 9 व 10 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 9 और 10 हमारे पास ये है, देखिए ए बी अपॉन डी ई बराबर आ रहा है ए सी अपॉन डी एफ के, बट यहाँ पर इसी प्रकार देखिए समीकरण नंबर 10 के अंदर हमारे पास ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई बराबर इसके आ रहा है, ए बी अपॉन डी ई इसके अंदर इसके बराबर आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों जो हैं आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन
9 और 10 से देखिए ए बी अपॉन डी ई जो है वो बराबर दे रखा है ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। और ये समीकरण नंबर 10 से तो बी सी अपॉन ई एफ के आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वैसे ऐसे भी सही माना जाएगा, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं यहाँ तक करके भी। बट यार आपको सिद्ध करना है कि अंदर जो लिखाया था तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई को ये ऐसे पड़े रहने दिया, ठीक है। बट ये तीनों आपस में, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो यहाँ पर देखिए बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ को मैं पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में लिख लेता हूँ ए सी अपॉन डी एफ। तो ये एक लाइन जो है मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा लिख दिया। आप डायरेक्ट इसी लाइन को लिख सकते हैं या फिर यहीं पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इति सिद्धम लिख दीजिए, इति सिद्धम। क्यों लिखा है इति सिद्धम? क्योंकि यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। अगर आप पीछे जाकर देखें, यहाँ पर सिद्ध करना है के अंदर हमने लिखा था, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कहाँ लिखा था, ये रहा सिद्ध करना है। ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये लिखा था, ठीक है, सिद्ध करना है के अंदर। और ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुका है और हमें कोण बराबर दिए थे, इस प्रमेय के अंदर हमें कोण बराबर दे रखे थे, यानी कि ये तीनों संगत कोण बराबर दे रखे थे और भुजाओं के अनुपात बराबर आ चुके हैं। और इस प्रमेय के शुरुआत में मैंने आपको समरूपता चेक करने के लिए बताया था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में आने चाहिए। तो संगत कोण तो हमें बराबर दे रखे थे और संगत भुजाएं हमारे पास यहाँ पर बराबर निकल कर आ चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः ये त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज, वो बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के समरूप है, त्रिभुज DEF के समरूप है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इनकी तीनों संगत भुजाएं भी हमारे पास बराबर आ चुके हैं, AB अपॉन DE और BC अपॉन EF और AC अपॉन DF ये बराबर आ चुके हैं और कोण हमें बराबर दे रखे थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और एक चीज़ हमें ये भी सिद्ध करनी थी, सिद्ध करना के अंदर ये भी लिखा था तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो ये भी हमारे पास आ चुका है। तो हम प्रमेय को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।